मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट हम पूरा कर चुके हैं और स्टेट में भी स्टेट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं। आज से हम स्टेट पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले हैं और आज स्टेट पार्ट 2 में हम सबसे पहले पाठ 4 लक्ष्य वो हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 4 स्टेट पार्ट 2 में लक्ष्य, जो आपका चौथा चैप्टर है वो हम सीखने वाले हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में न्यू सिलेबस के हिसाब से लगभग 14 मार्क्स का ये होगा, लेकिन जब मैं पेपर फॉर्मेट बताऊंगा उस समय मैं इसे और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। इसलिए आज मैंने आपको मार्क्स का भारांक नहीं बताया है। पहले की जो पैटर्न थी उसके अनुसार या अगले साल अगर बच्चे सुन रहे होंगे तो उनके अनुसार, उस सिलेबस के अनुसार ये 10 मार्क्स का चैप्टर होगा। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लक्ष्य का अर्थ, साथ ही साथ कुछ पारिभाषिक शब्द है जैसे वास्तविक रेखा, अंतराल, संवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत्त विवृत अंतराल और विवृत और संवृत्त अंतराल, इन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो के दौरान ही आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से याद हो जाए। तो सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें कि ये लक्ष्य है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लक्ष्य जो आप सोच रहे हैं लक्ष्य, वो नहीं है, यानी टारगेट वाला लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य लिखा हुआ है, इसका पारिभाषिक मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो जब ये पार्ट शुरू हुआ उसके ठीक दूसरे पेज में फुटबॉल के मैच का अलग अलग क्लिप का एक फ़ोटो बनाया गया है। 13.59 सेकेंड, 57 सेकेंड, 14 मिनट वाला, 14.01, और उसको उस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, समझाने की कोशिश ये की गई है कि लक्ष्य क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम कोई लाइव फुटबॉल मैच या लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और जैसे आधा घंटे का समय हमने 30 मिनट या 35 मिनट तक हमने देख लिया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ठीक 35 मिनट पर जाकर नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से या किसी भी कारण से हमारा नेट बफरिंग करने लगता है, यानी राउंड राउंड घूमने लग जाता है, और कुछ सेकंड बाद वापस नेट अच्छा होने की वजह से वापस मैच हम देख पाते हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते, इसकी वजह से वो मैच बंद नहीं होता, वो मैच चल रहा होता है। और नेट बफरिंग होने की वजह से हमारा कुछ क्लिप, कुछ उतने देर का वीडियो जो है, वो जो लाइव मैच है वो छूट चुका होता है। तो उस अंतराल क्या हुआ होगा ये तो हमें बाद के स्कोर को देख के पता चल जाता है, लेकिन एकदम मिनी माइक्रो सेकंड में क्या हुआ अगर वो हमें अगर पता करना है तो वो लक्ष्य की मदद की सहायता से हम उसका अनुमानित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा, कोई बैट्समैन रन आउट होता है तो एम्पायर अगर थर्ड एम्पायर का इशारा करता है तो थर्ड एम्पायर भी उसे अलग अलग एंगल से चेक करता है। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि बैट्समैन आउट है या नॉट आउट है, तब वो अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं होता कि वो रियल में इन है कि आउट है। और कैमरे से भी ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि वो क्रीज के अंदर है या क्रीज के बाहर है। तो इसलिए वो 2-3 अलग एंगल, क्रीज के बाहर था तब बॉल कहाँ थी, और क्रीज के अंदर गया उस समय बॉल कहाँ थी, क्रीज के पास था तब कहाँ थी, ऐसे अलग अलग एंगल से चेक करता है और उस पर से एक अनुमानित डिसीजन देता है, जिस पर लगभग वो 100% तो नहीं लेकिन 90 से ऊपर लगभग वो सही होता है। लेकिन 100% सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कई एंगल में आपको ऐसा लगता है कि बैट्समैन इन है और कई एंगल में लगता है कि बैट्समैन बाहर है। तो उससे हम एकदम निकट से निकट मूल्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अब इसके जो अर्थ आपके बुक में दिया है उसको जानने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य का क्या अर्थ होता है, तो मैंने यहाँ लिखा है, ज्ञात मूल्यों की सहायता से अज्ञात मूल्यों का असाधित मूल्य ज्ञात करने की विधि को लक्ष्य कहते हैं। यानी जो मूल्य आपको पता है उन मूल्यों के आधार पर, यानी जितना फुटेज होता है उसके पास, थर्ड एम्पायर के पास, जो कैमरा जो फुटेज दिखा रहा होता है, जो फुटेज नहीं मिल पाया है, जो उसे चाहिए अगर वो नहीं भी मिल पाता है, तो जितना फुटेज है यानी जितनी जानकारी है, जो ज्ञात मूल्य है, ज्ञात मूल्य का मतलब जो हमें पता है, जो मूल्य पता है उस मूल्यों के आधार पर अज्ञात मूल्य यानी जो पता नहीं है उसका अनुमान यानी आसादित मूल्य प्राप्त करने की जो विधि है उसे को लक्ष्य कहते हैं। यानी सिंपल और शॉर्ट एक व्याख्या है, जो एक लाइन क्या है, अज्ञात मूल्यों पर से यानी ज्ञात मूल्यों पर से, जो मूल्य हमें ज्ञात है उन मूल्यों पर से अज्ञात यानी जो हमें नहीं पता है उस मूल्यों का अनुमान प्राप्त करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, लक्ष्य। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमने मूल्य प्राप्त किया, अनुमानित मूल्य, वो 100% सही हो या अधिक से अधिक विश्वसनीय हो। उसके लिए आप जो मूल्य अज्ञात है, जो नहीं पता है, उसके एकदम निकट वाला मूल्य जो आपको ज्ञात है वो मूल्यों को आपको लेना होगा। निकटतम, एकदम अधिक से अधिक निकटतम मूल्यों को आप लेंगे तो आप जरूर वो डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए कभी कॉट बिहाइंड की अपील होती है या रन आउट की अपील होती है तो एकदम नज़दीक से बॉल बैट के एकदम टच एकदम नज़दीक से जाता है, तब स्निकोमीटर या अलग अलग माध्यम से चेक किया जाता है।
तो इसी तरह से लक्ष्य में भी कि जो मूल्य हमें प्राप्त करने हैं, जो अज्ञात है उसके आसपास के जो ज्ञात मूल्य है उनकी सहायता से हम अज्ञात मूल्यों का अनुमान प्राप्त करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, तो आपको भी याद हो जाएगा कि ज्ञात मूल्यों की सहायता से अज्ञात मूल्यों के अनुमानित मूल्य प्राप्त करने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं लक्ष्य। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा किसे कहते हैं? तो एकदम आसान व्याख्या है, वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा को वास्तविक रेखा कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वास्तविक रेखा। इजी है एकदम, जो रेखा वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है उसे हम वास्तविक रेखा कहते हैं। तो फिर अगला प्रश्न ये भी उठता है कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है लगभग आधे से अधिक लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वास्तविक संख्या है क्या। इंग्लिश में वास्तविक संख्या को कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या का मतलब जिसमें ऋण संख्या का, धन संख्या का, अपूर्णांक, पूर्णांक सभी संख्याओं का समावेश हो जाता है, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी -3, -2, -1, +1, 2, 2/3, -3/2 ऐसे सभी संख्याओं का जिसमें समावेश होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ऐसी संख्या, यानी जब आपने कक्षा 5 और 6 में रहे होंगे दोस्तों, उस समय आपने संख्या रेखा से जोड़ घटाव सीखा होगा। यानी -3, -2, 1, 0, फिर उस तरफ 1, 2, 3, बस वैसे ही कुछ संख्या रेखा को कहते हैं वास्तविक रेखा। तो ऐसी संख्या रेखा जो वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक रेखा। आगे है अंतराल। अंतराल किसे कहते हैं? तो किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच के वास्तविक संख्या के समुच्चय के समूह को क्या कहते हैं? अंतराल। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को क्या कहते हैं? अंतराल। तो जैसे कोई भी मान लेते हैं कि कोई दो वास्तविक संख्या है -3 और +3, तो -3 और +3 के बीच में दोस्तों क्या क्या आ सकता है? तो -2, -1, 0, 1, 2 और निकट जाएंगे तो -2.99, 2.98 ऐसी बहुत सारी संख्या आएंगी। तो उनके बीच में जितनी भी संख्या आती है वास्तविक संख्या, उन सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। तो किसके बीच में? तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में आने वाले सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को अंतराल कहा जाता है। अब अंतराल में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। अंतराल में सबसे पहले है संवृत अंतराल, उसके बाद है विवृत अंतराल, संवृत विवृत अंतराल, और यहाँ पे मैंने लिखा, वहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिखा है मैंने विवृत संवृत अंतराल। ऐसे अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले संवृत अंतराल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है यदि ए सबसेट हो आर का, यानी ए उप समुच्चय हो आर का, कॉमा बी उप समुच्चय है आर का, और ए छोटा हो बी से। ये जो शर्त लिखी हुई है ये सभी प्रकार के अंतराल में ये शर्त है। 3 शर्तें हैं। ए उप समुच्चय हो बी का, ए उप समुच्चय हो आर का, बी उप समुच्चय हो आर का, और ए छोटा है बी से। ये जो 3 शर्तें हैं दोस्तों सभी प्रकार के अंतराल में लिखा हो, चाहे वो संवृत अंतराल हो, चाहे विवृत अंतराल हो, संवृत विवृत अंतराल हो, या विवृत संवृत अंतराल हो। नाम भी थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो सब में वो शर्तें कॉमन क्या शर्तें हैं? ए उप समुच्चय है आर का, कॉमा बी उप समुच्चय है आर का, और ए छोटा हो बी से, की संख्या ए बी तथा ए और बी के बीच समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को संवृत अंतराल कहते हैं, जिसे हम बड़े कोष्टक में, कोष्टक के भी 3 प्रकार है दोस्तों, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो जिसको हम बड़े कोष्टक में ए बी द्वारा दर्शाते हैं, जहां ए बी बराबर x, जहां a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। यानी संवृत अंतराल में यह बताया गया है कि कोई भी दो वास्तविक संख्या के बीच आने वाले सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय, साथ ही साथ उन जो दो वास्तविक संख्या है उन दो वास्तविक संख्याओं का भी उसमें समावेश कर लिया जाए, तो उसे कहते हैं संवृत अंतराल। जैसे -3 से 5, -3 से +5 की अगर मैं बात करूं तो संवृत अंतराल ऐसा कहता है कि -3 और 5 का भी समावेश कर लिया जाए, उसके बीच की संख्या तो आ ही रही है, साथ ही साथ -3 और 5 का भी समावेश कर लिया जाए, तो उसे संवृत अंतराल कहते हैं। और उसकी पहचान क्या है कि उसे बड़े वाले कोष्टक में दर्शाया जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चिन्ह में भी कि ए और बी के बीच की संख्या तो है ही x, साथ ही साथ इक्वल टू का चिन्ह भी लगा हुआ है, ए लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्या तथा ए और बी का भी समावेश कर लिया जाए, तो उसे हम कहते हैं संवृत अंतराल। जैसे जैसे आप आगे आगे के टॉपिक सीखेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद है विवृत अंतराल, उसमें भी वो कॉमन 3 शर्तें कि ए उप समुच्चय है वो आर का, कॉमा बी उप समुच्चय है हो आर का, और ए छोटा हो बी से।
उसके बाद आगे क्या लिखा है कि संख्या ए बी के अलावा परंतु ए और बी के बीच समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को विवृत अंतराल कहते हैं, जिसे संकेत में छोटे कोष्ठक में ए बी द्वारा दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब समृद्ध से ये कितना अलग है, तो समृद्ध में क्या बताया गया था कि दो जो अलग अलग वास्तविक संख्या है उनका भी समावेश कर लिया जाए और उनके बीच आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं का भी समावेश कर लिया जाए। जबकि विवृत अंतराल में क्या बताया गया है कि जो दो वास्तविक संख्या है उनके बीच के वास्तविक संख्याओं का समावेश कर लिया जाए, लेकिन उन दोनों में से किसी भी संख्या का समावेश न किया जाए। यानी -3 से +5 यानी -3 और +5 के बीच के संख्या का समावेश कर लिया जाए, लेकिन -3 और 5 का समावेश न किया जाए। मैंने उदाहरण के रूप में लिया है -3 और 5 +5। उसके बाद अगला है संवृत विवृत अंतराल। तो पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, संवृत। संवृत यानी कौन सा वाला, समावेश वाला, और विवृत वाला मतलब कौन सा, बिना समावेश वाला। तो पहला वर्ड है संवृत और फिर बाद में वर्ड है विवृत। इसमें भी वो कॉमन 3 शर्तें पिछले बार की तरह ही कि ए उप समुच्चय हो आर का, कॉमा बी उप समुच्चय हो आर का तथा ए छोटा हो बी से। फिर आगे क्या लिखा है कि संख्या ए को समाविष्ट करे, किसको समाविष्ट करे, ए को समाविष्ट करे, यानी पहली संख्या को समाविष्ट कर लिया जाए, और बी को समाविष्ट न करे, यानी दूसरी वाली जो संख्या है, दूसरी वाली जो वास्तविक संख्या है उसको समाविष्ट न करे, तथा या और ए और बी के बीच के समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को संवृत विवृत अंतराल कहते हैं। यानी दोस्तों शुरुआत का जो 3 शर्त है वो और लास्ट की जो लाइन है वो लगभग सब में कॉमन है। लास्ट की कौन सी लाइन, ए और बी के बीच के समग्र वास्तविक संख्या के समुच्चय के समूह को, ये लाइन भी सब में कॉमन है। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, जिसमें ए को समावेश कर लिया जाए और बी को समावेश न किया जाए तथा ए और बी के बीच के सभी वास्तविक संख्या के समुच्चय के समूह को हम कहते हैं संवृत विवृत अंतराल, जिसे हम संकेत में किससे दर्शाते हैं, तो पहले समावेश कर लिया जाए, यानी पहले बड़ा कोष्ठक, फिर ए बी और फिर पीछे छोटा कोष्ठक, यानी बड़े कोष्ठक और लास्ट में छोटा कोष्ठक और बीच में ए बी। इसका मतलब ही ये हुआ कि ए को समावेश कर लिया गया हो और बी को समावेश ना किया गया हो, और बीच के संख्याओं का समावेश तो सब में किया गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला टॉपिक है, इधर जगह नहीं था इसलिए मैंने यहां लिखा है विवृत संवृत अंतराल। तो उसमें देख सकते हैं पहले क्या लिखा है, विवृत। विवृत का मतलब जिसमें समावेश ना किया जाए, और बाद में क्या लिखा है, संवृत। संवृत मतलब जिसमें समावेश कर लिया गया हो। तो उसमें भी पहले वो जो 3 शर्तें थी वही कि यदि ए उप समुच्चय हो आर का, यानी ए जो है वो एक वास्तविक संख्या हो, उप समुच्चय का मतलब ए उप समुच्चय आर, आर मतलब रियल नंबर, तो ए जो है वो एक वास्तविक संख्या हो, कॉमा बी उप समुच्चय हो आर का, यानी बी भी जो है या दूसरी जो संख्या है वो भी एक वास्तविक संख्या हो, तथा ए छोटा हो बी से, कि संख्या के लिए ए को समाविष्ट न करे, ऐसा अंतराल जो ए को समाविष्ट न करे परंतु बी को समाविष्ट कर ले, तथा ए और बी के बीच के समग्र वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को विवृत संवृत अंतराल कहते हैं, जिसे संकेत में छोटा कोष्ठक ए कॉमा बी और फिर बाद में बड़ा कोष्ठक, यानी छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक से दर्शाते हैं, जहां पे ए बी बराबर क्या होता है, तो एक्स जहां ए यह छोटा है किससे, एक्स से, और बी जो है वो छोटा और बराबर है, इक्वल टू है किसके, बी एक्स के, और x जो है वो कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या। अब मैं शॉर्ट में सभी परिभाषाओं को एक बार रिपीट करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको याद हो एकदम शॉर्ट में। तो सबसे पहले लक्ष्य किसे कहेंगे, तो जो ज्ञात मूल्य है उसकी सहायता से अज्ञात मूल्य का अनुमानित मूल्य, अज्ञात मूल्य पूरा का पूरा निकाल नहीं पाएंगे हम, लेकिन अज्ञात मूल्य का अनुमानित मूल्य प्राप्त करने की जो विधि है उसी को हम कहते हैं लक्ष्य। फिर वास्तविक रेखा किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाली रेखा को वास्तविक रेखा कहते हैं। अंतराल किसे कहते हैं, तो किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को अंतराल कहते हैं। और अंतराल में फिर 4 प्रकार है, संवृत अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत विवृत अंतराल और विवृत संवृत अंतराल। संवृत का मतलब जिसमें समावेश कर लिया जाए, वो बात याद रखिएगा। सब में कॉमन ऊपर 3 शर्तें हैं, ए उप समुच्चय है आर का, कॉमा बी उप समुच्चय है आर का, तथा ए छोटा हो बी से, या ए छोटा हो बी की संख्या ए और बी का भी समावेश कर लिया जाए, और ए और बी के बीच के सभी संख्याओं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समूह को हम क्या कहते हैं, संवृत अंतराल, जिसे हम बड़े कोष्ठक में दर्शाते हैं, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक। विवृत अंतराल में क्या होता है, वही तीनों शर्तें, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं भी होंगी लेकिन ए और बी को समावेश न किया जाए, यानी पहले वाले में ए और बी दोनों का समावेश कर लिया जाए, दूसरे वाले में ए और बी में से किसी को न किया जाए, तीसरे वाले में ए को कर लिया जाए लेकिन बी को न किया जाए, और चौथे वाले में ए को ना किया जाए और बी को समावेश कर लिया जाए। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। दर्शाएंगे कैसे, तो पहले वाले को दोनों तरफ बड़े कोष्ठक से, दूसरे वाले को दोनों तरफ छोटे कोष्ठक से, तीसरे वाले को पहला बड़ा कोष्ठक और लास्ट में छोटा कोष्ठक, और लास्ट वाले को पहले छोटा कोष्ठक और लास्ट में बड़ा कोष्ठक।
इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में आपने लक्ष्य, वास्तविक रेखा, अंतराल, संवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत्त विवृत अंतराल और विवृत संवृत्त अंतराल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में इसे नोट कर लेना है और याद कर लेना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग 4.1 जिसमें अलग अलग स्वरूप दिए हुए हैं, सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप, उसके स्वरूप को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।